नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुद्दा आपका। मैं हूं प्रीति सिंह। 13 से 15 जून के बीच इटली में G7 शिखर सम्मेलन हो रहा है। G7 देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इटली में हैं। दुनिया के 7 सबसे समृद्ध देशों के संगठन G7 का भारत सदस्य नहीं है, लेकिन आउटरीच कंट्री के तौर पर इस बैठक में शामिल होने के लिए भारत को आमंत्रण मिला है। ऐसे ज्यादातर मौकों पर रहा है कि जब एक बेहद अहम कहलाने वाली G7 बैठक में मेजबान देश भारत को स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाते रहे हैं। 11 बार ऐसे मौके रहे हैं जब भारत को विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर बुलाया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 5वीं बार G7 में हिस्सा ले रहे हैं। यह अपने आप में काफी अहम है। इस साल ये G7 की 50वीं बैठक है। G7 देशों और भारत के अलावा भी कई देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी पहुंचे हुए हैं। इस बार सम्मेलन में खासतौर से रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल हमास संघर्ष, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा और अफ्रीका, साथ ही भूमध्य सागर में क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कर रहे हैं। आखिर किन मायनों में खास है इस बार का G7 सम्मेलन? क्या है इसका एजेंडा? भारत के लिए क्यों है ये दौरा अहम और क्या है आगे की राह और चुनौतियां? करेंगे इस पर चर्चा। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान आज मुद्दा आपका में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ है मनीष दभाड़े, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सनसद टीवी के साथ जुड़ने के लिए। साथ ही मेरे साथ फॉर्मर एम्बेसडर अनिल त्रिगुनायत जी जुड़े हुए हैं, डिस्टिंग्विश्ड फेलो विवेकानंद इंडिया फाउंडेशन। बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी आपका भी। अनिल जी, शुरुआत आपसे करूंगी। 50वीं बैठक है G7 की ये। इस बार इसको किस मायनों में अलग माना जाए? किस तरह की सिग्निफिकेंस, कैसे अहम है ये दौरा, ये बैठक? देखिए, जो आपको पता है कि G7 जो था इसका गठन 1975 में हुआ और 1975 की बैकग्राउंड ये थी कि 1973 का इजराइल अरब वॉर जो हुआ था, उस वक्त में अरब कंट्रीज़ ने पूरा ऑयल ब्लॉकेट कर दिया था और उसके बाद इन सारे देशों की, बड़े देश जो थे, एडवांस इकोनॉमीज़ थी, इनकी इकोनॉमीज़ बहुत स्ट्रेस में आ गई और उसके बाद ये सब इनफॉर्मली मिले, ये लीडर्स इन कंट्रीज़ के। और तब से लेकर के अब तक जितनी भी इकोनॉमिक जो समस्याएं होती हैं, जैसे चाहे पेंडेमिक की वजह से हो, उसके बाद चाहे रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में हो, चाहे इजराइल हमास वॉर, तो 3 मेजर चैलेंजेस साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। और जब हम ये देख रहे हैं कि वर्ल्ड जो है एक इस तरह से कैसी कगार पे है और मेरे ख्याल से कोल्ड वॉर 2.0 का एक सिनारियो बनता नज़र आ रहा है, तो उस समय में ये G7 कंट्रीज़ जो हैं, जो डेमोक्रेसीज़ भी हैं, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ भी हैं, एडवांस्ड इकोनॉमीज़ भी हैं, टेक्नोलॉजिकली भी एडवांस्ड हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से उनकी जो अपनी एक प्राथमिकता है या उनकी जो एक इम्पोर्टेंस है, महत्व है, वो बरकरार रहे। और उसी लिए इटली की प्राइम मिनिस्टर, जो इस वक्त होस्ट हैं, प्राइम मिनिस्टर मेलोनी, उन्होंने काफ़ी देशों के लोगों को बुलाया है इसमें, इस तरह के, जिससे वो चाहे वो अफ्रीकन यूनियन का प्रेसिडेंट हो या ब्राज़ील जो आज की डेट में G20 के प्रेसिडेंट हैं, साउथ अफ्रीका, काफ़ी सारे ऐसे मुल्कों को उन्होंने बुलाया है, रीजनल से भी बुलाया है। तो प्रॉब्लम जो है, मैं समझता हूँ G7 की यूरोप और अमेरिका के बीच की समस्याएं, उनको वो किस तरह से सुधार पाते हैं। दूसरी चीज़, जैसा आपने अभी ये डिस्कशन हुआ है कल, उसमें कि रशिया और यूक्रेन वॉर जो है वो यूरोप के साथ वॉर हो रहा है, अमेरिका के साथ वॉर हो रहा है, तो उसमें यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी वहाँ पर हैं और वो चाहते हैं कि और ज़्यादा उनको असलहा दिया जाए। तो एक तरफ ये चाह रहे हैं कि किस तरह से ज़्यादा सपोर्ट यूक्रेन का हो, बढ़े, उसमें ये भी उनकी एक प्राथमिकता इसमें है। बाकी चैलेंजेस हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल हो, अफ्रीका, मेडिटेरियन, जितने भी उनके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में है, डी डॉलराइजेशन बढ़ रहा है, उससे मुझे लगता है कि इन लोगों को एक बड़ी, काफ़ी बड़ी चिंता है। इकोनॉमीज़, वर्ल्ड इकोनॉमीज़ आर नॉट डूइंग वेल, तो ये एक बड़ी समस्या उनके सामने है। ऐसे में मैं समझता हूँ कि जो प्रधानमंत्री मोदी, आपने भारत के बारे में कहा कि 11 बार बुलाया गया और प्रधानमंत्री मोदी जो हैं 5वीं बार वहाँ पर हैं, तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि आज की डेट में भारत G7+1 बन गया है। एक हिस्सा है, एक इंडिस्पेंसिबल, एक सेन वॉइस है डिप्लोमेसी में, और मैं समझता हूँ कि ये जो है हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है और उन देशों के लिए भी, क्योंकि भारत ये नहीं कह रहा है कि हम आपकी पूरी सपोर्ट करते हैं, जो बात आप कह रहे हैं। भारत कहता है कि अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में विश्वास रखते हुए, एक सेन फॉरेन पॉलिसी में विश्वास रखते हुए, वो कहता है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी के ज़रिए ही इन जो भी युद्ध हैं या जिस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनका निवारण होना चाहिए। बिल्कुल अनिल जी, मैं आपसे समझूंगी कि क्यों भारत
G7 देशों के लिए ज़रूरी है और क्यों बार बार भारत को सदस्य ना होने के बावजूद बुलाया जाता है, इस पर मैं और डिटेल डिस्कशन आपसे करूंगी। मनीष जी, मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगी एजेंडे को लेकर, और जैसा अनिल जी ने भी कहा कि ये एक वो दौर है जब दुनिया तमाम तरह के संकटों से गुजर रही है। ऐसे में G7 की बैठक और उसका एजेंडा कितना अहम? मुझे लगता है कि एक जैसे G7 का आप अगर एजेंडा देखेंगे तो क्लियर कट उसमें मतलब मेंशन किया हुआ है कि जो G7 की जो संकल्पना, जो जैसे एम्बेसडर साहब बता रहे थे कि 1975 में हुई, तो एक जो ग्लोबल डेवलपमेंट से, जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स है, उसमें दो प्रकार के मतलब उसमें इश्यूज़ है। एक तो G7 जो है एक रिचेस्ट क्लब ऑफ कंट्रीज़ है, और जैसे आप सबको पता होगा कि 45% ऑफ ग्लोबल GDP G7 राष्ट्रों के पास है। दूसरी एक तरफ से एक ये स्टोरी दिखती है, और दूसरी कहानी ये भी है कि G7 की भी अपनी मर्यादाएं हैं, और मुझे लगता है कि इस तरह से उनको अभी पता चल चुका है कि अगर ये ग्लोबल साउथ को अगर अपने साथ नहीं जोड़ते हैं तो अनलेस एंड अनटिल, और उसमें खास करके भारत की बहुत बड़ी अहम भूमिका है एज अ लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, जब तक आप ऐसे राष्ट्रों को मिलकर नहीं चलोगे, जो जो उनकी समस्याएं हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड हो, माइग्रेशन हो, क्लाइमेट हो, डेवलपमेंट इश्यूज़ हो, और इवन चाइना रिलेटेड जो इश्यूज़ है, अनलेस एंड अनटिल कि आप जब तक इन राष्ट्रों को साथ में नहीं लेकर चलते हो तो आप सक्सीड, आपको यश नहीं मिलेगा। मुझे लगता है सबसे बड़ी जो आज जो विश्व में जो चुनौतियां हैं उस पर आई थिंक मुझे लगता है कि सबसे पहले चीज़ ये G7 में ये उनमें एक अंडरस्टैंडिंग ये आ गई है कि अगर आपको इन सारे वैश्विक मुद्दों का हल चाहिए तो आपको इन राष्ट्रों के, इसलिए जो आउटरीच जो नेशंस है जिसमें भारत को बार बार बुलाया जा रहा है, उसका भी एक अलग महत्व है जिसके बारे में हम लोग ज़रूर बात करेंगे। बिल्कुल, अब मैं उस पॉइंट पे आती हूँ अमित जी। अनिल जी, ये बताइए भारत को क्यों बार बार बुलाया जा रहा है? जब G7 देशों की बैठक है, भारत सदस्य नहीं है, लेकिन बार बार उसे बुलाया जाना, ये किस तरह का संकेत और संदेश दे रहा है? और जिस दौर की अब हम बात कर रहे हैं कि दुनिया एक कठिन दौर से गुजर रही है, गाजा से लेकर यूक्रेन तक में युद्ध हो रहा है, हम जान रहे हैं कि जो G7 देश हैं वो भी तमाम तरह की घरेलू चुनौतियों से भी जूझ रहे हैं। भारत का G7 देशों की बैठक में शामिल होना क्यों ज़रूरी है? देखिए, भारत जो है एक, अगर आप देखें तो एक स्ट्रैटेजिक पिवट है, और सारी जो वर्ल्ड इकोनॉमी जो इस वक्त मूव कर रही है वो साउथ की तरफ मूव कर रही है या ईस्ट की तरफ मूव कर रही है। इंडिया और चाइना दो बड़े ऐसे मुल्क हैं जो इस चीज़ से आगे बढ़ने वाले हैं। आज की डेट में हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं, 3rd परचेजिंग पावर पॉरिटी के ऊपर है, और चाइना दूसरे। लेकिन अभी आप देखें, अगर कुछ एस्टिमेट्स ऐसे आए हैं कि भारत जो है दूसरे दर्जे पर जल्दी ही पहुंचेगा, तीसरे दूसरे पर। और एक चीज़ आप ये देखें कि भारत की जो GDP है, अगर GDP को आप देखें तो 4 मुल्कों से, G7 के 4 मुल्कों से ज़्यादा है। कुछ दिन पहले हमने UK को पीछे रखा। तो इस तरह से उनको दिख रहा है कि एक देश जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है दुनिया की, जो सबसे बड़ा पॉपुलस नेशन है, जिसके अंदर बड़ा मार्केट है उनके लिए, और जो जनरली एक सेन फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करता है। हमसे इतने खुश नहीं है। खुश इसलिए नहीं है क्योंकि हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से करते हैं, लेकिन हम एक पोजीशन लेते हैं जिसको वो बाद में समझते हैं उस वक्त, क्योंकि इंडिया अलायंस माइंडसेट के साथ नहीं चलता है। तो एक इंडिया की अपनी इंडिपेंडेंट वॉइस है। और जैसा मनीष जी ने कहा कि देखिए, ग्लोबल साउथ जो है आज की डेट में एक तरह की लीडरशिप ढूंढ रहा है, एक आवाज़ ढूंढ रहा है। और भारत ने कोशिश की है, चाहे वो G20 में 2 समिट किया, कि किस तरह से वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बने। और उसी तरह पेंडेमिक के टाइम पे भारत ने दुनिया को एक नया मॉडल दिखाया कि भले ही हमारे पास इतनी बड़ी 1/6 पॉपुलेशन है दुनिया की, लेकिन हम सारी दुनिया को मदद करने के लिए तैयार है, वैक्सीन मैत्री कहिए। तो इस तरह की चीज़ों से भारत का एक रुतबा बहुत बड़ा है। तो आज की डेट में अगर कोई भी इस चीज़ का सॉल्यूशन आप ढूंढ रहे हैं तो भारत उसके अंदर एक बड़ा केंद्र बन गया है। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा चीज़ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज की डेट में डिप्लोमेसी जो है वो पर्सनलाइज लेवल पे और हाईएस्ट लीडरशिप लेवल पे होती है, और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का जो कनेक्ट है सारे वर्ल्ड लीडर के साथ में, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। मनीष जी, इस पर आपकी राय? जिस तरह से अनिल जी कह रहे हैं कि जब GDP के मायनों में देखें तो फ्रांस, इटली, कनाडा से ज़्यादा हमारी GDP है, $2.66 ट्रिलियन से ऊपर हम जा रहे हैं। यहाँ अगर देखा जाए तो जो पश्चिमी देशों की एक तरह से विकास की संभावना है उससे अलग हैं, क्योंकि वो स्थिर हैं कहीं ना कहीं, लेकिन हमें लेकर जितने भी अनुमान जताए जा रहे हैं वो तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को लेकर IMF हो या जितनी भी वैश्विक संस्थाएं हैं वो भारत के लिए एक उम्मीद भरी नजरों से देख रही हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है G7 के लिए भारत का जुड़ना
क्या अब वो समय आ गया है कि G7 का दायरा भी बढ़ाया जाए? क्या ये सवाल भी अब है? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही फरमा रही है। इसमें एक चीज़ हमको ये समझने की ज़रूरत है कि आज की तारीख में जो G7 राष्ट्र है, बहुत सारे राष्ट्र स्पेशली अभी भी कोविड की जो महामारी थी उससे रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनली उनके मतलब इन्फ्लेशन का मुद्दा है, फ्यूल प्राइसेस का मुद्दा है, और भारत को और एक तरफ भारत को आप देखेंगे तो भारत का जो इकोनॉमी की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और जैसे सर बता रहे थे कि वी आर नाउ, हम लोग जो है कि 5वीं सबसे मतलब जो लार्जेस्ट इकॉनमी है, तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी। और एक चीज़ ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि इकोनॉमिक इश्यूज़ पे इनको अगर ग्रोथ अगर आएगी तो वो कहाँ से आएगी? तो वो आएगी, वो इंडिया से आएगी, ग्लोबल साउथ से आएगी, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजीज़ है, उनके पास पैसा है निवेश करने के लिए। लेकिन अब वो कहाँ निवेश करेंगे? जहाँ पर स्थिरता हो। और मुझे लगता है कि उस हिसाब से भारत जो है कि बहुत बड़ा एक केंद्र बिंदु दिखाई दे पड़ता है, जहाँ पर एक सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट्स है, सेफ और सिक्योर पॉलिटिकल क्लाइमेट है, डेमोक्रेसी है। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि रूल ऑफ लॉ, इनफैक्ट ये जो G7 है सबसे ज़्यादा अगर वो किसी चीज़ को वैल्यू करते हैं वो इट इज़ रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, जो उनके G7 के उनके डिक्लेरेशंस में बार बार दिखाई देता है। और उसमें मुझे लगता है कि इंडिया सबसे ऊपर है, और बार बार इसी कारण से ही कि भारत को एक रेगुलरली बुलाया जाता है G7 में। और मुझे बिल्कुल कोई सरप्राइज़ नहीं लगेगा, आश्चर्य नहीं लगेगा कि अगले कुछ वर्षों में भारत एक G8 का एक मतलब G8 बनकर उसमें ज्वाइन करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि स्थिर मेहमान सा बन गया है भारत G7 में। तमाम लोग ऐसा भी कह रहे हैं। अनिल जी, थोड़ा सा जो एजेंडा है, जिस कॉन्फ्लिक्ट की और कठिन दौर की हम बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा है कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि प्रोडक्टिव सेशन हो। तो ऐसे में आउटकम को लेकर हम कितनी उम्मीद रखें? देखिए, मैं ये जहाँ पे जो भी आउटकम इनका G7 का आएगा, बाकियों की छोड़ दीजिए जी, बाकियों की इच्छाएं हैं। G7 का अपना एक एजेंडा है, और वो एजेंडा वेस्टर्न एजेंडा है। तो जहाँ तक बात है रशिया यूक्रेन वॉर की, तो वहाँ तो आप क्लियरली समझ सकती हैं कि उनका कोई ये एजेंडा मुद्दा नहीं है कि किस तरह से वॉर को रोका जाए। उनका ये मुद्दा है कि किस तरह से यूक्रेन के जरिए वो रशिया को डिफीट कर पाए, और उसके लिए वही वो कर रहे हैं 150 दिन। ये भारत इस बात से सहमत नहीं है, और इसीलिए जो पीस कॉन्फ्रेंस कल से होने वाली है स्विट्ज़रलैंड में, उसमें भारत एक दूसरे हाईएस्ट लेवल पे नहीं अटेंड कर रहा है उसको, क्योंकि वहाँ पर अगर आप किसी युद्ध को रुकाना चाहते हैं तो आपको दोनों तरह के दोनों वॉरिंग पार्टीज़ को बुलाना चाहिए। वो नहीं बुलाया गया है, तो उसकी वजह से उसका भी कोई ज़्यादा मतलब नहीं निकलेगा उसमें। तो मेरा मानना यह है कि दूसरी चीज़ रही जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कहिए, चाहे आप साइबर सिक्योरिटी के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में, तो भारत हमेशा से अग्रणी रहा है। उसमें सब लोगों को मिलकर के जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, उसमें जब तक एक ग्लोबल सॉलिडारिटी नहीं बनेगी तो उसमें नहीं होगा। दूसरा चीज़, एक चीज़ जिसमें वो चीन का एक बड़ा मुद्दा है। तो चीन के बारे में ये है कि चीन आज की डेट में सिर्फ अमेरिका को देखता है कि किस तरह से उसको बराबरी कर सके या उससे आगे निकल सके। तो उसमें या स्ट्रैटेजिकली इंडो पैसिफिक में क्या होना है। तो ये जो बातें हैं, और प्रधानमंत्री मोदी की जो डिस्कशंस अपने नेताओं के साथ, दूसरे अपने मित्रों के साथ होंगी, उसमें ये सब बातें आगे आएंगी निखर के। अफ्रीका के बारे में इमिग्रेशन उनका एक प्रॉब्लम है, यूरोप का, ख़ासतौर से इटली का मेन प्रॉब्लम है। वो मैथई प्लान वगैरह सोच रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पे बढ़ाया जाए। जहाँ तक भारत की बात है, तो भारत के लिए अफ्रीका बहुत इम्पोर्टेंट है, और ऐसे में हम चाहे यूएस हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, इन कंट्रीज़ के साथ मिलकर के अफ्रीका में डेवलपमेंटल एजेंडा को और आगे बढ़ा सकते हैं। अफ्रीकन डेट के बारे में बात होगी, उसमें भारत ने आगे से G20 में एक बड़ा प्रपोजल दिया था, जो अभी भी है, क्योंकि इन सब संस्थाओं का इनका जो भी आप सोचिए स्टेटमेंट आते हैं ना, वो स्टेटमेंट होते हैं, क्योंकि ये एक इनफॉर्मल गैदरिंग है बेसिकली। सो इसलिए जो भी चीज़ इसका स्टेटमेंट आएगा, उससे आपको क्लियरली ये लगेगा कि ये सारे मुल्क जो G7 हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह एक यूनिफाइड पोजीशन ग्लोबल इश्यूज़ के ऊपर लेकर के आए। ठीक है मनीष जी, आप क्या कहेंगे? जो ऊर्जा की बात और AI की हम बात कर रहे हैं, चीन का मुद्दा है, तमाम अगर हम रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल वाला मामला अगर छोड़ दें, उनके अलावा जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर आपको क्या लगता है G7 में किस तरह का आउटकम हो सकता है, या वो कितने अहम हम निर्णय माने जो G7 के जरिए निकलेंगे? मुझे लगता है कि बहुत मायने रखता है, जो चाहे एनर्जी का, क्लाइमेट चेंज का मुद्दा हो, एनर्जी का इशू हो,
और इनफैक्ट ऑल्सो अदर जो बाकी जो आर्थिक मुद्दे जो है। और उसमें सबसे पहले चीज़ ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जो भारत की जो सक्सेसफुल G20 प्रेसिडेंसी रही उसमें एक बहुत बड़ा एजेंडा निकल कर आया था, जो ग्लोबल साउथ के जो कंसर्न्स है, जो भारत के जो कंसर्न्स है और उसको किस तरह से वो देखा जाए। और मुझे लगता है कि G7 समिट जो है कि ये बहुत बड़ा मौका है वैश्विक स्तर पर, जब ऐसे जो ये जो कंसर्न्स है ग्लोबल साउथ को, और हम लोग ये मतलब हम लोग ये अलग नहीं कर सकते कि जो रशिया यूक्रेन में हो रहा है, जो मिडल ईस्ट में हो रहा है इसराइल और हमास के बीच, उसका एक इम्पैक्ट इन सारे मुद्दों पर है। तो हम लोगों को, भारत को ये पोजीशन बार बार ये रखनी पड़ेगी, बार बार ये मुद्दा उठाना पड़ेगा कि जो ग्लोबल साउथ बहुत ही ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्टेड हो रहा है इन सारी चीज़ों से, और फोकस अगर आपको क्लाइमेट और आपको एनर्जी पे और ये सारी चीज़ों सिक्योरिटी पे, एनर्जी सिक्योरिटी पे, फूड सिक्योरिटी पे अगर आपको कोई सोल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए ये सोल्यूशन जो है, तो आपको जो G20 में से जो निकले हैं मसले, G20 में जो डिक्लेरेशन में से जो आए हैं आइडियाज़, उनको आपको आगे लेके उनको अगर इनकॉर्पोरेट करोगे तभी आपको इस मुद्दों पर आपको सोल्यूशन मिल सकता है। बिल्कुल। जो द्विपक्षीय बैठकें हैं अनिल जी, उन्हें लेकर उम्मीदें अब ज़्यादा होने लग गई हैं। जिस तरह से संबंध हमारे अलग अलग देशों के साथ हैं, हमने देखा कि आज भी काफ़ी अहम बैठकें हुई हैं आउटरीच सत्र से अलग। इन बैठकों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब ये इस तरह की मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग्स होती हैं तो इसमें बेसिकली सबसे बड़ी जो ख़ास बात होती है इनकी, वो बायलैटरल्स होते हैं उन लीडर्स के साथ में, और चुनिंदा लीडर्स के साथ में शुरुआत होती है, कुछ जिसके साथ थोड़ा इश्यूज होते हैं उनके साथ बात होती है। तो कई बार बहुत सी चीज़ें जो इन साइड मीटिंग्स में होती हैं वो काफ़ी लाभकारी होती हैं। अब चाहे यूके के साथ में देखिए, हम अभी रिलेशनशिप हमारी काफ़ी अच्छी है और एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कर रहे हैं। सिमिलरली फ्रांस के साथ में हमारा रिश्ता जो है डिफेंस सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। अमेरिका के साथ में हमारी ग्लोबल कम्प्रहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है। और अगर आप देखें तो इसमें एक ही जो G7 की कंट्रीज़ में, जिसमें एक कंट्री का थोड़ी बहुत समस्याएं हैं हमारी, वो है कनाडा। और मुझे नहीं लगता कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के साथ एक सेपरेट मीटिंग होगी, लेकिन जो जितनी भी मीटिंग है, दूसरी और भी देशों के लोग आ रहे हैं, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं, दूसरे हैं, तो उनके साथ में भी हमें, चूँकि अभी भी हम ट्रोइका में हैं, तो उसके अंदर में हमें उनके साथ मिल करके एक जैसा ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव भारत बनाना चाहता है, जिस तरह सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए, दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए डेवलपमेंट का फ़ायदा हो, उस सब के लिए बात करना ज़रूरी है, तभी आप वहाँ पर उन चीज़ों कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ जितने भी हैं, इसके अलावा होस्ट इटली जो है, उसमें जो प्राइम मिनिस्टर मेलोनी हैं, उनके साथ जब से वो आई हैं और तब से भारत का जो है रिश्ते, और मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा आगे बढ़े हैं। दूसरा चीज़, एक आईमैक कॉरिडोर बड़ा इंपॉर्टेंट था, जिसमें इटली ने भी सपोर्ट किया है और वो उसके इनिशियल सिग्नेटरीज में से भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। तीसरी चीज़, ये सबसे इम्पॉर्टेंट ये रहेगी, प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार इलेक्ट होने के बाद उनकी ये पहली मीटिंग है, तो उससे एक कन्वे होता है मैसेज। और जैसा मनीष जी ने भी कहा कि भारत एक स्ट्रॉन्ग लीडर और एक स्ट्रॉन्ग कंट्री के रूप में उभर रहा है। अब आप देखिए कहाँ तक हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। ठीक है। एक ये वो समय भी है मनीष जी, जब हम देख रहे हैं कि यूएनएससी की जो प्रभावशीलता है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम हो रही है। ऐसे में मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगी कि G7 देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध, उसमें भारत का लगातार एक सदस्य के तौर पर शामिल होना, स्पेशल इन्विटेशन पे, ये वो दौर है जब हम देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध में यूएनएससी के मुकाबले जो G7 देश है उन्होंने ज़्यादा कड़ा रुख अपनाया है। ऐसे माहौल के बीच में आपको क्या लगता है कि क्या G7 की जो प्रभावशीलता है वो कहीं ना कहीं अपने आप में ज़्यादा हो रही है? नहीं, मुझे लगता है कि सबसे मेन चीज़ जो भारत की तरफ जो देखे जाता है, चाहे वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य हो और G7 के जो राष्ट्र है, कि एक ब्रिज बिल्डर है। आपने देखा होगा कि जो G20 की जब भारत की प्रेसिडेंसी थी, तो ये बिल्कुल ऑलमोस्ट तय था कि नहीं, डिक्लेरेशन आना मुश्किल है, क्योंकि बिल्कुल पोलराइजेशन हो चुका था कि एक वेस्ट की तरफ और एक रशिया और चाइना की तरफ। तो मुझे लगता है कि एक भारत ने जो एक सेंस ऑफ मॉडरेशन, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बार बार मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि दिस इज़ कि सिर्फ डिप्लोमेसी और डायलॉग यही है रास्ता आगे,
वो उसी से हल निकलेगा जो मुद्दे हैं उस पर, और कि दिस इज़ नॉट एन ईरा ऑफ वॉर। मुझे लगता है ये बहुत सारी चीज़ें उसके कारण जो भारत की जो छवि है और भारत की जो ताकत है उससे बहुत ज़्यादा बड़ी है G7 और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मुकाबले। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अपनी मर्यादाएं हैं, और मर्यादा इसलिए भी है क्योंकि रशिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है। तो यूएन सिक्योरिटी में आप क्या कर सकते हो उस पर, मतलब एक प्रकार से एक अंकुश खुद रशिया और चाइना लगा रही है। लेकिन G7 में है कि उसमें जैसे एम्बेसडर साहब बता रहे थे कि वो सिर्फ आपका कम्युनिकेस है, उसमें कोई आप मतलब उसको इम्प्लीमेंट या उसको एनफोर्स नहीं कर सकते, उसका सिर्फ एक मॉरल वेट होता है, क्योंकि जो राष्ट्र जैसे जिस तरह के राष्ट्र उसमें इन्वॉल्व है उनकी तरफ से ये कम्युनिके आता है, तो उसका एक अलग अपना वजन होता है, अपना अलग प्रभाव होता है। और ये चीज़ भी समझने की ज़रूरत है कि जो G7 के आप अगर देखोगे कि 19 अप्रैल में उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी उसमें क्लियर कट, और इवन कल भी जो है कि यूक्रेन के पक्ष में किस तरह से एक ग्लोबल कंसेंसस बना जाए यूक्रेन के फेवर में, उस पर G7 राष्ट्रों का पूरा मतलब उनकी जो एनर्जीज है पूरी उसी में लगी हुई है। और भारत एक तरह से मतलब वो एक मतलब सेंस ऑफ मॉडरेशन लेके आ रहा है कि नहीं, आप मतलब दोनों बाजुओं को समझे, और अल्टीमेटली जो डायलॉग और डिप्लोमेसी यही रास्ता है आगे। बिल्कुल। ये वो भी समय है अनिल जी जब तीसरी बार मोदी सरकार एक बार फिर सत्ता में है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा हमने कहा कि 5वीं बार अब G7 सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। भारत की विदेश नीति को लेकर हम जानते हैं वो किस तरह का रुख है और रवैया है, और दुनिया में उसको लेकर किस तरह का प्रभाव है। इस दौर के बीच में तीसरी बार कमान संभालने के बाद पहली बार विदेश दौरा, और वो भी G7 की बैठक, क्या इसका अलग एक सिग्निफिकेंस है? जी हाँ, आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो दुनिया के आज की डेट में सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ कही जा सकती है, एडवांस्ड है, सबसे बड़ी तो नहीं है, लेकिन एडवांस्ड इकोनॉमीज़ जो हैं और जो पावरफुल लीडर्स हैं वो अगर आपको वेलकम कर रहे हैं अपने पास और एक डिफरेंट रूप से देख रहे हैं। देखिए, बहुत सारे कंट्रीज़ के आते हैं, सभी बराबर होते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि भारत का इस वक्त एक दर्जा बिल्कुल डिफरेंट है, और उसको वो जानते हैं कि अगर भारत, और ख़ास तौर से इसलिए भी है, देखिए जो पॉलिसीज़ हमने अपनाई हैं वो उनको दिख रही हैं कि भारत की क्या पॉलिसी है, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर हो, चाहे इजराइल हमास वॉर के बारे में हो, चाहे पैंडेमिक के बारे में हो, तो उसको वो एग्री ना भी करें लेकिन वो उसकी रिस्पेक्ट जरूर करते हैं। तो उनको ये लग रहा है कि ये एक मुल्क है जो एक प्रिंसिपल्ड फॉरेन पॉलिसी लेकर के चलता है, और उसको चलाने वाले आज की डेट में जो आज की गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, तो नेचुरली है कि ये एक अच्छा संकेत देता है। दूसरी चीज़ ये है कि इन मीटिंग्स में मिलने के बाद वहाँ इतने सारे लीडर्स के साथ एक साथ प्रधानमंत्री मोदी जो है उनका असेसमेंट भी क्या है, प्लस उनको भी लगेगा कि देखिए तीसरी बार सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का लीडर यहाँ पर है हमारे साथ, तो इसका एक मैं समझता हूँ कि एक सिंबॉलिक और सब्सटेंटिव दोनों ही इसके अंदर रूप में लाभकारी है। बिल्कुल। तो कुछ चैलेंजेस देख रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल उसमें चैलेंज वो है कि इनफैक्ट एक्सटर्नल चैलेंजेस तो है कि चाहे वो रशिया यूक्रेन के मुद्दे पे हो या बाकी क्लाइमेट चेंज और ये सारे, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो खतरा है, या सबसे बड़ा खतरा तो नहीं कहूँगा, चैलेंज है, वो इंटरनली है कि बहुत सारे इसमें से जैसे कि अमेरिका में इलेक्शंस होने वाले हैं, पॉसिबल है कि ट्रंप आ जाए वहाँ पर, तो उनकी क्या नीतियाँ होगी, स्पेशली यूरोप से रिलेटेड, रशिया से रिलेटेड, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। वहाँ बाद में ऋषि सुनक भी, मैक्रोन, और ये सारे जो है अपने जो इंटरनली है वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, और एक तरह से जो उनकी जो नीतियाँ है उसमें डोमेस्टिक सपोर्ट किस हद तक मिलेगा। अभी जैसे ये सारे राष्ट्र जो है अभी G7 समिट में या पिछले G7 समिट में बार बार बात कर रहे थे यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन इंटरनल पॉलिटिकल रेजिस्टेंस है, चाहे वो उनके अपने पार्टीज़ में हो, चाहे वो अलग उनके ऑपोजिशन में हो, उन स्पेसिफिक कंट्रीज़ में। मुझे लगता है कि एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है, तो उसको सस्टेन करना, जो उनकी जो फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति है, खास करके चाहे वो इसराइल से जुड़ी हो या इवन रशिया यूक्रेन युद्ध, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक प्रश्न होगा कि वो कैसे करे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब तक आप जो वहाँ के जो इंडिया है या ग्लोबल साउथ है, और इनफैक्ट बार बार कल जैसा मेलोनी जो है प्राइम मिनिस्टर इटली की, उन्होंने अपनी ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि नहीं उनका फोकस जो रहेगा वो रहेगा ग्लोबल साउथ पे, और वो रहेगा ऑल्सो जो अफ्रीकन यूनियन है और अफ्रीका से रिलेटेड मुद्दों पर। तो
तो मुझे लगता है कि जब तक वो सिंसियरली उन मुद्दों को इनकॉर्पोरेट नहीं करते हैं G7 के एजेंडा में, G7 की अपनी बहुत सारी मर्यादाएं होगी और उनको उस तरह का जो सक्सेस वो चाह रहे हैं वो उसमें मिलने में बहुत बड़ी मुश्किलें होगी। बिल्कुल। और इसी के साथ समय जो है वो यहीं पूरा हो गया है। मनीष जी आपका, अनिल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मुद्दा आपका में शामिल होने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरह से हमने डिस्कशन किया, तमाम ऐसे पॉइंट है, कोई एक या दो बड़ी बातें हम नहीं कह सकते, तमाम ऐसे पॉइंट हैं जो इसका दायरा काफ़ी गहरा कर रहे हैं और बड़ा कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर ये समझ में आ रहा है कि समय के साथ जो आने वाला वक्त है, जो भविष्य है, उसमें कुछ चुनौतियां ज़रूर हैं, लेकिन G7 के लिए भारत और भारत के लिए G7 का जो महत्व है वो लगातार बढ़ रहा है। मुद्दा आपका में फिलहाल इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।